जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। और इससे पहले जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं आप उनको वीडियो में देख सकते हैं। तो आज 5 दिसंबर एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट बिना देर के शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि आज 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस ये आज का दिन है। और मिट्टी की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, अन्न उत्पादन में। अगर मिट्टी नहीं होती तो हम किस तरह से कृषि करते, किस तरह से अपने खाद्यान्न पे उसको उत्पन्न करते। तो मिट्टी की महत्ता बताने के लिए 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। चलिए क्वेश्चन संख्या प्रथम, क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। दोस्तों प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो सही जवाब होगा आपका झील। झील जो है ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है ये इन सिटू का उदाहरण होता है। इन सिटू जब किसी जीव को, किसी वनस्पति को उसके प्राकृतिक आवास में रखा जाएगा तो इसे क्या कहा जाता है, इन सिटू कहा जाता है। तो झील जो है वो इन सिटू होती है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का। हालांकि झील कृत्रिम भी होती हैं, लेकिन इन ऑप्शन के अनुसार प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र झील आपका आंसर सही है। दोस्तों क्या आपको पता है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। याद रखिएगा, झीलों का अध्ययन क्या है, लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन संख्या 2, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक वो हैं जिनमें लाइफ होती है और अजैविक वे घटक हैं जिनमें लाइफ नहीं होती। और हमसे पूछा गया कि स्वपोषी घटक। दोस्तों स्वपोषी घटक जो होंगे वो जैविक में आएंगे, और जैविक घटक जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और जीवाणु हैं आपके, ये आपके जैविक घटक हैं। तो इसमें से बताना है कि स्वपोषी कौन से होते हैं। दोस्तों जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे, ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। याद रखना, पेड़ पौधे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्लियर हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको इकोसिस्टम कहा जाता है, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था ये आपको बताना है कमेंट में। इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा दिया गया, हैकल ने दिया था या टेंसलर ने दिया था, ये आपको बताना है इकोसिस्टम शब्द। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। परावैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं। दोस्तों परावैंगनी किरणें कौन सा कैंसर करती हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये डालेंगे हमारी त्वचा पर, ऑप्शन बी त्वचा पर। दूसरा, त्वचा के बाद हमारी आंखें भी बहुत ज़्यादा खराब कर सकती हैं परावैंगनी किरणें। तो परावैंगनी किरणें से हमारी रक्षा कौन करती है, दोस्तों ओजोन परत जो होती है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद है और इसका मुख्य काम है हमारी रक्षा करना परावैंगनी किरणों से। क्लियर। दूसरा दोस्तों, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। याद रखना, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको यहाँ पे लिखा गया आपका गुर्दा, गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी ये गुर्दे का अध्ययन होता है। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि ऐसी गैसें जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हों, वैश्विक तापन करती हों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हों। कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जापान का शहर है क्योटो। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कितनी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा गया, तो आप बता सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इन 6 गैसों को ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल में। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और यह है परफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की जो अवधारणा वो किसने दी थी, जोसेफ फोरियर के द्वारा ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, जोसेफ फोरियर,
ये पूछा जाता है आपसे, तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो नाइट्रस ऑक्साइड लिखा गया है इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। हंसाने वाली गैस कौन सी आपकी लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे लिखा गया आपका ओजोन, ओजोन परत समताप मंडल में रहती है, इसका काम है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये पौधों के लिए जीवनदायिनी गैस है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सर्वोत्तम है। दोस्तों सबसे स्वच्छ जो ऊर्जा का इसमें स्रोत है वो है आपका सौर सेल, ऑप्शन डी सौर सेल। ठीक है दोस्तों मैं एक चीज़ आप और बता दूं, जो सौर सेल होते हैं इसमें किसका लेपन किया जाता है, तो सिलिकॉन का लेपन किया जाता है सौर पैनल के ऊपर, सिलिकॉन का लेपन किया जाएगा सोलर पैनल के ऊपर, याद रखिएगा। दोस्तों सूर्य की जो ऊर्जा है इसका कारण क्या है, सूर्य में जो लगातार ऊर्जा बन रही है इसका कारण है नाभिकीय संलयन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाभिकीय संलयन के कारण तारे और सूर्य में लगातार ऊर्जा बनती रहती है। क्लियर हुआ दोस्तों। क्या आपको पता है कि ऊर्जा क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा है, तो एनी अवार्ड, याद रखना इटली की सरकार द्वारा एनी अवार्ड दिया जाता है, और इसे तो एनी अवार्ड इसे ऊर्जा का नोबेल कहा जाता है, याद रखना एनी अवार्ड क्या है, ऊर्जा का नोबेल है एनी अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, दोस्तों ये गलत है, जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं होता। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, सही है। उसके बाद में जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है, ये भी सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये सही है। तो ये तीन आपके ये वाले सही हैं और ये वाला कथन आपका सही नहीं है। दोस्तों हम बात करें जैव ईंधन की, तो जैव ईंधन मतलब बायोफ्यूल। जैव ईंधन के लिए एक पौधा होता है आपका जैट्रोफा, जैट्रोफा एक ऐसा पौधा है जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि बायोडीजल बनाने में कौन से पौधे का प्रयोग किया जाता है, तो जैट्रोफा पौधे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब होता है, तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है हर साल 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में है। सबसे ऊंचा शिखर हमें बताना है और किलिमंजारो है, ये कौन से देश में है। दोस्तों माउंट किलिमंजारो ये जो आपको मिलेगा ये मिलेगा तंजानिया में, किस देश में, तंजानिया में। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट किलिमंजारो। एक मैप दिखाता हूं दोस्तों आपको, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये है आपका माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट किलिमंजारो। एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एल्ब्रुस, ये आप देख रहे होंगे ये वाला बिंदु एल्ब्रुस। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट देनाली या मैकिनले, माउंट देनाली या मैकिनले। उसके बाद में आप देखें अकांकागुआ, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अकांकागुआ। और इसके बाद में आपको दिख रहा होगा ये नीचे साउथ की ओर पूरब साइड में, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ये है आपका नीचे माउंट कैसिस्को। और लास्ट में आपका अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है आपका। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंशन, ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। एक बार दोबारा देख लें, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंशन, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो तंजानिया, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैसिस्को। उसके बाद में देखें माउंट एल्ब्रुस, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट देनाली ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो याद रखेंगे आप माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा।
तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और यहाँ की मुद्रा को शिलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलिंग। दोस्तों जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और नैरोबी में एक मुख्यालय है बड़ा फेमस, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मलावी की राजधानी क्या है? आप कमेंट में लिख के बताइएगा। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा देश हैं, 54 देश हैं और तीनों काल्पनिक रेखाएं, चाहे वो कर्क रेखा हो, चाहे वो मकर रेखा हो, चाहे वो भूमध्य रेखा हो, किस महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। और ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून, दोस्तों लौटते हुए मानसून को कहा जाता है मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन, ये लौटते हुए मानसून के कारण जो वर्षा होती है भारत में कहाँ पर होती है, यह हमें बताना है। दोस्तों भारत में लौटता हुआ जो मानसून है ये मुख्यतः वर्षा करेगा हमारे पूर्वी घाट पर। और पूर्वी घाट में कहाँ पर? ये तमिलनाडु में वर्षा करता है। तमिलनाडु में मुख्यतः वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। दोस्तों एक ये मैप देखें तो ये आप देख रहे होंगे, रेड वाला ये बिंदु जो है ये लौटता हुआ मानसून है हमारा। मानसून का निवर्तन हो रहा है और आप देख रहे होंगे कि ये जो मानसून आ रहा है ये दक्षिण की ओर आ रहा है, नीचे की ओर। और ये भारत में कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। यहाँ वर्षा होती है आपकी इस जगह पर। तो लौटता हुआ मानसून जो है वो कहाँ पे वर्षा करेगा? लौटता हुआ मानसून पूर्वी घाट मतलब कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। ये जो तट है आपका ये कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु का जो तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। दोस्तों मानसून शब्द जो है ये किस भाषा का है? मानसून शब्द अरबी शब्द है और अरबी भाषा का एक शब्द है मोसिन। मोसिन शब्द से मानसून की उत्पत्ति हुई है। कभी पूछा जाए कि मानसून शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में एक चीज़ याद रखना, इसका नया साल है पुथांडू। तमिलनाडु का नया साल है पुथांडू, याद रखिएगा। तमिलनाडु में एक नेशनल पार्क है गिंडी। गिंडी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजभाषा क्या है? तमिल। और तमिल 2004 में भारत की शास्त्रीय भाषा बनी थी। 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये भी आप याद रखें। दोस्तों तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भंडार है लिग्नाइट कोयले के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में लिग्नाइट कोयले के सबसे बड़े भंडार कहाँ मिलते हैं? तो लिग्नाइट कोयले के सबसे बड़े भंडार मिलेंगे तमिलनाडु में। और वो जगह कौन सी है? नवेली। नवेली की जो खाने हैं वो लिग्नाइट कोयले के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा रामसर साइट, 14 रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में 3 नृत्य बड़े प्रसिद्ध हैं, कुम्मी, करगम और भरतनाट्यम। कुम्मी डांस, करगम नृत्य और भरतनाट्यम, ये जो नृत्य हैं वो किस राज्य के हैं? वो तमिलनाडु के नृत्य हैं। याद रखना, कुम्मी, करगम और भरतनाट्यम तमिलनाडु के डांस हैं। यहाँ पे असम लिखा गया, असम का डांस जैसे बिहू है। बिहू के बाद में सतरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, शंकर देव ने स्टार्ट किया था सतरिया। और टंकेश्वर हजारी का सतरिया करते हैं। बिहू, तवल चोंगली बड़ा फेमस है असम में, तवल चोंगली, राखल लीला, खेल गोपाल, कली गोपाल, अंक्या नाट, भावना, ये सारे जो डांस है वो असम के हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में माजुली द्वीप भी है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, ये भी आप याद रखें। केरल में कथकली, कोलकली, पुक्कली, मरगमकली, कैकोटिटकली, कली वाले डांस सारे केरल के। कर्नाटक यक्षगान बड़ा फेमस है, भूता कोला है कर्नाटक का डांस। तो याद रखिएगा कर्नाटक में यक्षगान है और यक्षगान के अतिरिक्त भूता कोला, ढोलू कुनीथा, ये सारे डांस कर्नाटक के हैं। भारत में चंदन के ब्रश कर्नाटक में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उड़ीसा में गोटीपुआ डांस बड़ा फेमस है, गोटीपुआ डांस, ये भी आप याद रखिएगा। गोटीपुआ के अतिरिक्त और भी डांस हैं यहाँ के। और उड़ीसा में 2 ही टाइगर रिजर्व हैं, एक सिमलीपाल और एक सतकोसिया। सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा में एक झील भी है, चिल्का झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। उड़ीसा का नाम उत्कल भी है, उत्कल। उत्कल उड़ीसा को कहा जाता है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप में इस तरह की एक शेप बनती है और यहाँ पे 4 देश आते हैं। इथोपिया आता है, जिबूती आता है, सोमालिया आता है, लेकिन बरमूडा इज़ नॉट पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बरमूडा इसका भाग नहीं है। आपको एक मैप दिखाता हूँ दोस्तों, ये है आपका इंडियन ओशियन और इंडियन ओशियन के से ही लगता हुआ एक देश आपका सोमालिया, ये आप देखेंगे अभी। बरमूडा मतलब जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये भाग बनता है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये वाला भाग, ये सींग की तरह होता है इस तरह से निकला हुआ। तो यहाँ पे देखें आप, जिबूती है ये वाला भाग, इथोपिया के सोमालिया के बाद में एक देश और देखेंगे आप, और यह आपका अरिट्रिया।
अरिट्रिया, ये वाला भाग आपका पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ये आप देख रहे होंगे सोमालिया। तो 4 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। दोस्तों आप यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे, ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, और गल्फ ऑफ एडन ये जुड़ती है किससे? बॉब अल मंडब जल संधि, मतलब अदन की खाड़ी बॉब अल मंडब जल संधि से लाल सागर से जुड़ी है। ये लाल सागर है इसके उत्तर में, और ये आपका है बॉब अल मंडब संधि, और यहाँ पे आपकी अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी ये आपका अरब सागर है, अरेबियन सी आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, अरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और कौन सा? सोमालिया, ये 4 देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। याद रखिएगा। चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। प्रश्न है आपका, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? दोस्तों काजू की हम बात करें तो काजू जो होता है ये लैटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। 10 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, लैटेराइट मिट्टी। दोस्तों जो लैटेराइट मिट्टी होती है इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, और आयरन के साथ साथ इसमें एल्यूमिनियम का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आयरन और एल्यूमिनियम का कंटेंट से युक्त है लैटेराइट मिट्टी, और ये काजू की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो केरल है, केरल में अधिकांश मिट्टी का विस्तार जो है वो केरल लैटेराइट मिट्टी का है। केरल में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो मिलेगी वो लैटेराइट मिलेगी। दोस्तों काजू की बात करें तो काजू जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये आप याद रखना। काजू किस भाषा का शब्द है? तो काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और भारत में सबसे ज़्यादा काजू जो वर्तमान में होता है वो महाराष्ट्र राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो काजू है, काजू के लिए एक शहर बड़ा फेमस है भारत में, कोल्लम। कोल्लम जो कि केरल का शहर है, इसे काजू की राजधानी कहा जाता है। अरब सागर का राजकुमार या काजू की राजधानी कोल्लम को कहा गया है। याद रखना। दोस्तों एक चीज़ मैं और बताऊं, जो काजू है, काजू दुनिया में वर्ल्ड वाइड मतलब कहाँ पे होता है? वियतनाम में सबसे ज़्यादा काजू होते हैं। याद रखिएगा। यहाँ पे मिट्टी लिखी गई है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी मतलब कपास या काली मिट्टी का नया दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। याद रखना। जलोढ़ भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, मोस्ट फर्टाइल जो सॉइल है भारत में वो जलोढ़ होती है। जलोढ़ 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। बांगर पुरानी होती है और खादर नई होती है। लाल मिट्टी, आयरन का कंटेंट ज़्यादा होने के कारण इसका रंग लाल होता है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1983 में। 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भारत में राष्ट्रीय जल बोर्ड कब बना था? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थापना हुई थी 1990 में। 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थापना की गई। और भारत में केंद्रीय जल प्रदूषण निषेध अधिनियम कब लाया गया था? तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये जो लाया गया, ये लाया गया था 1974 में। नियंत्रण अधिनियम 1974, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जल प्रदूषण निषेध अधिनियम 1974 में लाया गया था। दोस्तों क्या भारत में जल शक्ति मंत्रालय भी है? तो हमारे वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है ये आपको बताना है। ओके चलिए कमेंट में लिख के बताइएगा फिर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना ये 24 फरवरी 1952 को शुरू हुई थी कानपुर से। 24 फरवरी 1952। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी, 1952 में राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। और ये कहाँ से हुई थी? कानपुर से। याद रखना कानपुर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया आपका 1960। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता हुआ था 1960 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिंधु नदी समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? 1960 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा और लिखा गया यहाँ पे 1956। दोस्तों भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था? 1956 में। 1950 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं, और तृतीय क्षेत्र में आते हैं आपके सेवा क्षेत्र, मतलब बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, इंटरनेट सेवा हो गई, वो सारे आएंगे तृतीय क्षेत्र में। और भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का होता है। लेकिन रोजगार देने प्राथमिक क्षेत्र का, क्योंकि भारत की लगभग 60% आबादी आपकी किससे जुड़ी हुई है? कृषि से जुड़ी हुई है। याद रखिएगा। तो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। ये आप याद रखना, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद जो रियल जीडीपी होती है
उसको हम किस पे मापते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, स्थिर दामों पर मापा जाता है। 14 का ऑप्शन डी, स्थिर दामों पर मापा जाता है सकल घरेलू उत्पाद को, जो रियल होता है, बिल्कुल याद रखना, जीडीपी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? एबिल ऑफ ऑल एबिल। दोस्तों, भारत में सबसे पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की और बताया कि भारत में जो गरीबी है ये आंतरिक नहीं है, मतलब इसका कारण आंतरिक कारण नहीं है, और भारत में जो गरीबी व्याप्त है, भारत की जनता से पैसा दूर है, रुपया दूर है, उसका कारण है अंग्रेजों की नीति। और अंग्रेजों की नीति इस तरह की है कि ये लूट खसोट ज़्यादा करते हैं भारत में, ऐसा कहा गया था अपने थीसिस में इन्होंने। और इन्होंने कहा कि भारत में जो अंग्रेज लोग हैं या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धन को लूट रही है बहुत ज़्यादा। और उसी दौरान इन्होंने दिया था धन के अपवहन का सिद्धांत, कि भारत का धन लूटा जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। और इन्होंने कहा, तो इन्होंने धन के अपवन का सिद्धांत दिया। और कौन सी बुक में दिया था? दोस्तों, नौरोजी की एक बड़ी बुक फेमस है और वो है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब में धन के अपवहन का थ्योरी ऑफ वेल्थ ये दी गई थी, ये आप याद है, अन ब्रिटिश इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारत की जनता का जो पैसा है वो हड़पा जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा है, याद रखिएगा। नौरोजी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था, सिर्फ कांग्रेस शब्द, हाँ कांग्रेस शब्द दिया था इन्होंने, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो नौरोजी हैं इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा गया? नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और नौरोजी का एक समाचार पत्र है, मतलब राष्ट्रगुप्तार। राष्ट्रगुप्तार पत्र किसने शुरू किया था? नौरोजी के द्वारा राष्ट्रगुप्तार पत्र शुरू किया गया था, याद रखना। नौरोजी वर्ष 1892 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के पहली बार सदस्य बने थे, जो कि भारत में पहला व्यक्ति है जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बना। कौन सी पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी से ये संसद सदस्य चुने गए थे हाउस ऑफ कॉमन में, याद रखने का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है? दोस्तों, कितनी बार बताया गया है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यही होता है राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कारक लागत पर सकल घरेलू जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसी को बोलेंगे हम राष्ट्रीय आय, ठीक है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए जाते हैं। अगले प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस में सुनिश्चित किया गया है? दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, याद रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। दोस्तों, हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में लिखे गए हैं। आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी का उल्लेख है। और डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात करता है डीपीएसपी। और हमने डीपीएसपी का प्रावधान कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से बोरो किए हैं? आयरलैंड से बोरो किए हैं, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मौलिक अधिकार लिखा गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ मतलब रूस से लिए गए हैं, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? कौन सा आर्टिकल है ये हमें बताना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार दिया गया है? तो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, यह है आपका भारत का महान्यायवादी। 18 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत में जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और महान्यायवादी ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी है जो भारत सरकार का केस लड़ेगा सिविल मामलों में, ठीक है। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी है और वो है आपका महान्यायवादी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महान्यायवादी का पद कहाँ से आया है? दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से महान्यायवादी का पद लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन इनमें नहीं किया जाएगा? तो लोकसभा के सदस्यों की जो सीटों की संख्या है ये 2026 तक बिल्कुल निश्चित रहेगी। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा की जो सीटों की संख्या है ये 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी और इसके लिए 1971 की जो जनगणना थी उसको आधार माना गया है। याद रखिएगा, लोकसभा की जो सीटों की संख्या है इसके लिए कौन से वर्ष की जनगणना को आधार माना गया? 1971 की जनगणना को आधार माना गया। और 2001 में 25 साल तक लोकसभा की सीटों या विधानसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा 84वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसके द्वारा क्या हुआ कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बच्चों का एक मौलिक अधिकार बना दी गई, फंडामेंटल राइट बना दी गई शिक्षा। और इसके लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और भारत में शिक्षा दिवस होता है 11 नवंबर को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन। अगला यहाँ पे लिखा गया आपका 91वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये 2003 में हुआ था और इसके द्वारा एक प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में लोकसभा का 15%, जो लोकसभा की कुल क्षमता है इसका 15% सदस्य अपने मंत्रिमंडल में रख सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रख सकता है 15%। ऐसे ही जो मुख्यमंत्री है वो अपनी विधानसभा में विधानसभा का कुल संख्या का 15% लोगों को क्या रख सकता है? अपनी मंत्रिपरिषद में रख सकता है मुख्यमंत्री। तो लोकसभा का 15% प्रधानमंत्री और विधानसभा का 15% राज्य का मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद में रख सकता है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 89वां संविधान संशोधन। दोस्तों 89वां संविधान संशोधन भी हुआ 2003 में। भारत में पहले केवल केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एक ही होता था, अब इसके द्वारा SC आयोग अलग कर दिया गया और ST आयोग अलग कर दिया गया 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 338 ये SC आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 338A में ST आयोग का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी? दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के अनुसार, 53 में कहा गया है, ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 52 में। उसके बाद में 54 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी इसके उल्लेख किया गया है, पदावधि। तो ये सारे बिंदु आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको संघ की कार्यपालिका का एक चार्ट दिखाता हूँ कि संघ की कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं। दोस्तों ये है कार्यपालिका के स्तर, एक केंद्र में कार्यपालिका होती है, एक राज्य में। तो पहले हम देखें केंद्र वाली को। तो केंद्र की जो संघ की कार्यपालिका उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये 5 हो गए आपके। उसके बाद में राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता और ये 4 हो गए। तो ये आप याद रखिएगा, केंद्र की जो संघ की कार्यपालिका उसमें ये बिंदु आते हैं और राज्य की कार्यपालिका में ये वाली चीज़ें आती हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? दोस्तों 21 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 2 बार। क्यों? क्योंकि संसद की 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। दोस्तों संसद, इसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और भारत की जो संसद है वर्तमान में उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा संसद भवन का डिजाइन हमारी तैयार किया गया था, हर्बर्ट बेकर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 22 क्या कहा गया है? भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना है। दोस्तों जब किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो इसके लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जवाब होगा संसद में साधारण बहुमत। और मैं आपको बता दूं, जब नए राज्य का गठन होता है तो अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख है कि संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता। ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1956 में। 57 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और भारत में इस समिति की सिफारिश पर 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें जिला पंचायत, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। भारत में पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है भारत में, ये भी आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ये भी आप याद रखना, अनुसूची 11। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक पंचायती राज का उल्लेख है। 243 ए से लेके ओ तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? दोस्तों भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा। याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत में की गई थी। दोस्तों ये तो अप्रत्यक्ष है। अगर क्वेश्चन आए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुई, मतलब कौन से अधिनियम में हुई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत में की गई और इसी अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। याद रखना, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कौन से अधिनियम में दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 में दिया गया। और केंद्र में 2 सदनीय विधायिका होगी, ये कौन से अधिनियम में किया गया था? तो 1919 में किया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों? एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो भारत शासन अधिनियम 1858 है, इसके द्वारा कंपनी से भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटेन के राजा के हाथ में पहुंच गया था। मतलब अब कंपनी सर्वस्व नहीं थी, अभी सारी जो कमान थी वो ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में पहुंच चुकी थी 1858 में। और 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि 1 नवंबर 1858 को जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया, तो इलाहाबाद या प्रयागराज जिसको आज हम बोलते हैं, ये 1 दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। तो भारत की 1 दिन के लिए राजधानी कौन सा शहर था? प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? दोस्तों दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान बनाया गया था, दोस्तों दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। तो 25 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अमेरिका द्वारा लिखित संविधान ये इसकी देन है। दोस्तों दुनिया में सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, याद रखना। ठीक है दोस्तों, संसदीय प्रणाली भारत में ली गई है ब्रिटेन से। उसके साथ साथ जो महान्यायवादी का पद है, कैग का पद है, और रिट की जो व्यवस्था है, रिट याचिका, वो ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो नारा था इनकी क्रांति का, वो हमारी संविधान की प्रस्तावना में है। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल नहीं लिया गया, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है, इसमें सूर्य की पूजा होती है, और इसको बनवाने वाला राजा कौन था? वो थे आपके राजराज प्रथम। कोणार्क का मंदिर ये भुवनेश्वर में है। उड़ीसा का जो कोणार्क का मंदिर है, आप याद रखना, सूर्य के लिए है, और इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका नाम है ब्लैक पैगोडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है इसका? ब्लैक पैगोडा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? दोस्तों सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक वही राजा है जिसने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा भारत में शुरू की थी। भारत में सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी को जारी करने वाला पहला राजा कौन सा था? वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन करेंसी इसने इश्यू की थी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। मोरक्को से आया था, अफ्रीका से, और इसने एक ग्रंथ लिखा था रेहला नामक ग्रंथ या सफ़रनामा, वो इब्न बतूता ने लिखा है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया आपका बलबन अपने आप को जिल्ले इलाही कहता है। नायब खुदाई, सैड ऑफ गॉड, ये कहता है जिल्ले इलाही, ये भी आप याद रखना। और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी कहता है अपने आप को, और दूसरा सिकंदर अली गुरसब इसका नाम है बचपन का, अली गुरसब। भारत में सेना के लिए नगद वेतन प्रणाली स्टार्ट किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और मार्केट रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है।
और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर कौन सा था? तो सल्तनत काल में जो गैर मुसलमानों से जज वसूला जाता है उसको बोलते हैं जजिया। जजिया कर, वेरी इंपॉर्टेंट, जजिया। अगला प्रश्न। शाहजहां के काल में विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए, कौन सा शाहजहां के काल में नहीं आया था? दोस्तों बर्नियर और टवर्नियर, ये फ्रांस से आए थे दोनों शाहजहां के काल में ही। उसके बाद में मनुची, ये भी आया था, लेकिन बारबोसा नहीं। बारबोसा आया था कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में। बारबोसा कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में आया था। और ये किस देश से आया था बारबोसा? दोस्तों बारबोसा आया था पुर्तगाल से। बारबोसा पुर्तगाली यात्री है, ये आप याद रखिएगा, जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए दोस्तों, आपको पता है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपियन शक्ति आई थी? पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद में भी कौन गए थे? पुर्तगाली गए थे। सबसे पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो भारत में आया था। और वास्को डी गामा की कब्र कहाँ पर थी? केरल के कोचीन में। केरल के कोचीन में इसकी कब्र है, ये आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक को राज बेटकर मतलब हाथियों के शिकारी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शासक है जिसे हाथियों का शिकारी कहा गया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि प्रोजेक्ट हाथी भारत में कब शुरू हुआ था? भारत में प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया था? तो ये 1992 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट हाथी। और आपको मैं बता दूं, जो हाथी है इसे 2010 में भारत का विरासत पशु भी बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का विरासत पशु है हाथी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो कमेंट में लिख के बताइएगा विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? गिरनार अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? गिरनार अभिलेख दोस्तों 31 का सही होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन सी, रुद्रदमन। रुद्रदमन से संबंधित है गिरनार अभिलेख। यहाँ पे लिखा गया आपका समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का ही नाम है, B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो 32 का सही होगा आपका ऑप्शन बी, पाशुपत। शैव जो है वो शिव को मानने वाले लोग होते हैं और इसका सबसे पुराना संप्रदाय है पाशुपत। अगला प्रश्न। कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों 6 वर्ष की तपस्या इन्होंने की। 29 साल की आयु में अपना घर छोड़ के आए और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 33 का सही जवाब होगा। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। और इनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था आपका, उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। दोस्तों कहाँ पर ज्ञान मिला इनको? बोध गया में। बोध गया जो बिहार में एक जगह है, वहाँ पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया। और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, ये आप याद रखना। बुद्ध का ज्ञान मतलब अर्थ क्या है? वो ज्ञान होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भविष्य का बुद्ध, फ्यूचर बुद्ध किसे कहा गया? भविष्य का बुद्ध कहा जाता है मैत्रेय को। दुनिया जब खत्म होगी तो बुद्ध का अवतार होगा जिसे बोला जाएगा मैत्रेय, याद रखना। अगला प्रश्न। भारत में क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी चला जाना चाहिए, किसका कथन है? दोस्तों भारत में ये क्रांति के संदर्भ में जो कथन है वो है स्टेफोर्ड क्रिप्स का। स्टेफोर्ड क्रिप्स, याद रखना। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? दोस्तों महात्मा गांधी ने जो पहला जन आंदोलन चलाया भारत के अंदर वो कौन सा था? 35 का सही होगा आपका ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। ये जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में चलाया गया था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 साल में भारत को आज़ादी दिला दूंगा। असहयोग आंदोलन 1 साल में आज़ादी दिलाने की बात की गई है, याद रखना। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई मुंबई से, ये भी आप याद रखना। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था करो या मरो, ये आप याद रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद में नमक आंदोलन 1930 में जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन है, दांडी यात्रा 1930 में नमक आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। और मैं आपको बता दूं ये यात्रा साबरमती से शुरू की गई थी और दांडी में जाके खत्म हुई थी। 24 दिन में इन्होंने 385 किलोमीटर का रास्ता तय किया था अपने 78 अनुयायियों के साथ। तो कितने लोग थे दांडी यात्रा में? 78 + 1, एक गांधी जी और बाकी इनके 78 अनुयायी। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था आपका महाराष्ट्र से।
महाराष्ट्र, बिल्कुल याद रखिएगा। महाराष्ट्र कब बना था? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना की गई। याद रखें। महाराष्ट्र के 2-3 फेमस डांस हैं, जैसे लावणी डांस बड़ा फेमस है। लावणी डांस कहाँ किया जाता है? तो महाराष्ट्र में। ललिता डांस कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। उसके बाद में आपका कोली डांस कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में। धनगरी गाजा कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में एक बिंदु और याद रखें, लोनार झील। भारत में उल्कापिंड के गिरने से जिस झील का निर्माण हुआ है वो है लोनार झील, ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। महाराष्ट्र में एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा बंदरगाह भी महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे। महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मराठी, याद रखना मराठी। और मैं आपको बताऊं, आज मिट्टी दिवस भी है, 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस। मिट्टी का अध्ययन क्या होता है? पीडोलॉजी। पीडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है, याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा गया कि आपका केरल में आप एक चीज़ याद रखना, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वो केरल में ही है। केरल में एक त्यौहार भी है ओणम, बड़ा फेमस त्यौहार है ओणम। उसके बाद में जल्लीकट्टू तो तमिलनाडु का है, लेकिन आप याद रखिएगा त्रिशूर पूरम ये केरल का त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन सा था? दोस्तों भारत का में जो पहली बार कांग्रेस का गांव में अधिवेशन हुआ वो था फैजपुर में। फैजपुर, और फैजपुर जो जगह है महाराष्ट्र में है, आज के समय महाराष्ट्र में है ये जगह। तो 1937 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, गांव में, 1937। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, और ये दक्षिणी अंडमान में आता है, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है? 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, 23 जनवरी। क्या सुभाष चंद्र बोस की कोई आत्मकथा है? बिल्कुल, एन इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है एन इंडियन स्ट्रगल। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में कटक में हुआ था, कटक महानदी के किनारे, याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला में। पटियाला जो कि पंजाब में है, याद रखना। खेल संस्थान पटियाला पूछ लेता है एग्जाम में ये, तो आप इसको याद रखिएगा। पटियाला पंजाब में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। भारत में खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त को होता है। ठीक है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें 1913 में अपने काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था। साहित्य का नोबेल या कोई भी नोबेल प्राप्त करने वाला पहला एशियाई व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर, और ये किसके लिए मिला था? गीतांजलि, जो कि इनकी कविताओं का संग्रह है, याद रखना, कविताओं का संग्रह। विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम है। और विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी विवेकानंद का जन्मदिन। दोस्तों विवेकानंद के बारे में एक किताब बड़ी फेमस है, पावर ऑफ माइंड। द पावर ऑफ माइंड किसने लिखी है? विवेकानंद की किताब है पावर ऑफ माइंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो याद रखना, कलकत्ता में बेलूर मठ एक जगह थी आपकी, बेलूर मठ। और बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और यहीं पर मुख्यालय था रामकृष्ण मिशन का। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुई थी उसमें भाषण दिया था, और ऐतिहासिक भाषण था मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। वो आज तक इतना फेमस भाषण है कि भारत की ओर से विश्व धर्म सम्मेलन में दिया था विवेकानंद ने 1893 में, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, विवेकानंद के बारे में क्वेश्चन ये पूछेगा कि नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी? दोस्तों अजीत सिंह खेतड़ी जो कि खेतड़ी के राजा हैं, अजीत सिंह खेतड़ी, इन्होंने विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो दोस्तों शुगर का जो मिश्रण होगा वो कौन सा यौगिक बनेगा? एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH। यही शराब होती है आपकी, शराब जो बनती है एथिल अल्कोहल की बनती है। मैथिल अल्कोहल नहीं पिए ना, क्या हो जाएगी? मौत हो सकती है, क्योंकि जहरीला होता है मैथिल अल्कोहल, याद रखिएगा। शक्कर। अच्छा, क्या बता सकते हैं कि केन शुगर किसे कहा जाता है? केन शुगर, गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है? सुक्रोज को केन शुगर कहा जाता है, सुक्रोज को केन शुगर कहा जाता है, याद रखना। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो फल मीठे होते हैं उनका कारण क्या है? तो फलों की शर्करा होती है फ्रक्टोज। दुनिया की सबसे मीठी नेचुरल जो शुगर है वो आपकी फ्रक्टोज होती है। क्लियर हुआ? चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन आज के इस मॉक टेस्ट का। दोस्तों
ये लास्ट प्रश्न है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? रक्त कैंसर, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता सप्ताह कब होता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता सप्ताह ये कब मनाया जाता है? दोस्तों हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर को, याद रखना, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता सप्ताह होता है। अब आप कहोगे सर हम तो 4 फरवरी पढ़े थे। दोस्तों वो भी सही है, लेकिन ये भारत में होता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता सप्ताह 7 नवंबर। अगर आपसे पूछता कि विश्व कैंसर दिवस कब होता है? दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। क्या समझे? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। क्लियर? चलिए 4 फरवरी। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, जो एसएससी जीडी का एग्जाम है इसमें जीके के वैसे 20 क्वेश्चन आने आपके, 20 जीके जीएस या जो भी है टोटल आने, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराऊं। देखो 40 क्वेश्चन थे, लेकिन 40 में इतनी एक्सप्लेन मैंने दी है इस पर कि लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस तरह के और भी उत्कृष्ट मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। तो आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।